हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। बट उसको पढ़ने से पहले ये फॉर्मूलाज एक बार रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि आज हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फाइन, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको पहले के एपिसोड्स में बता चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे वोल्टेज के लिए W/Q आता है, करंट के लिए Q/T आता है, एंड ये तो ओम्स लॉ ही है ना, V=IR। इसी का ये 3 फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि बस V=IR याद रखो, काम चल जाएगा। ओके, उसी तरीके से रेसिस्टेंस अगर आपको अलग से फाइंड करना है तो यहाँ पे ρ/L/A होता है। अच्छा, रो को अलग से फाइंड करना है तो R/A/L हो जाएगा। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं से भी रो की वैल्यू निकाल सकते थे। ओके, चलो यहाँ पे तो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेज हैं तो जस्ट उनको ऐड किया जाता है। पैरेलल में होते हैं तो रेसिप्रोकल करके उसको ऐड किया जाता है। ओके, एंड इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ये था, तो मैंने बोला भी था कि इसको याद नहीं रखना है, आपको बस इस तरह से लिख लेना है एंड इसका एलसीएम लेकर के उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। ओके, तो मैं आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियोज़ में। ओके, आप वहाँ पर जा करके उन सारे वीडियोज़ को वापस से देख सकते हो। आज हम लोग पावर पढ़ेंगे, ठीक है, और इन फॉर्मूलाज को वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को भूल चुके हो ना, तो एक बार इसको देख लो। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो गाइज, इलेक्ट्रिक पावर, एक्चुअली पावर होता क्या है वो देखो। अच्छा, आपने देखा है कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पे रेसिस्टेंस लिखा हो कि ये जो एप्लायंस है इसका इतना ओम रेसिस्टेंस है, या फिर फ़ैन हो गया, या फिर बल्ब हो गया, या फिर एसी हो गया, कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं लिखा जाता है। ओके, क्यों नहीं लिखा जाता है ना, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेसिस्टेंसेस कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो सिर्फ आपको इतना बताता है कि वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाला है। ओके, बट पावर आपको ये बताता है ना कितने समय में, ठीक है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना भी तो है, उसको यूज़ तो करना है ना, तो कितने टाइम में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ना, ये पावर बताता है आपको। ठीक है, इसी वजह से जितने भी एप्लायंसेस आपको मिलेंगे, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, सब में पावर लिखा होता है। हम लोग उसी पावर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अगर कोई पूछेगा कि पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। स्पीड बताते हैं, वेलोसिटी बताते हैं, या फिर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, या फिर हमारे इसी चैप्टर में करंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हर जगह टाइम इंक्लूड करते हैं ना, कितने समय के लिए। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे भी जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा तो कितने समय में होगा। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं P = वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में काम हो रहा है, या फिर वर्क डन को तो एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना एनर्जी लगेगा उतना ही काम होगा, जितना काम होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। ओके, तो यानी कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वर्क डन को एनर्जी कंज्यूम्ड से। ओके, तो कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो एप्लायंस, इसी बेसिस पे हम बोलते हैं उसकी, उस एप्लायंस की इतनी पावर है। राइट, तो हम इसके बेसिस पे देखो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, यहाँ पे एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप या तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन लिखो या फिर एनर्जी इज कंज्यूम्ड लिखो। ठीक है, अब चूंकि मैंने यहाँ पे रेट लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे पर यूनिट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसी को हम पावर कहते हैं। चलो, अब इसकी कोई ऐसा यूनिट तो होनी चाहिए ना, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, एंड इसको लिखते हैं कैपिटल W से। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसका एक और ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग डेफिनेशन से भी ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, एंड टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड है ना, बढ़िया सा। ठीक है, तो आप दोनों याद रखोगे, वाट भी याद रखोगे एंड जूल पर सेकंड भी याद रखोगे। राइट, चलो, अभी सिंबल भी तो होना चाहिए ना पावर को इंडिकेट करने का। जैसे करंट को इंडिकेट करने के लिए I होता है, चार्ज को इंडिकेट करने के लिए Q होता है, ओके, वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए V होता है, उसी तरीके से पावर को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल P होता है। राइट गाइज, चलो अभी फिर से वही वाली बात, 1 वाट को डिफाइन करो। मैंने आपको कहा था ना, हमेशा से आता है, 1 ओम को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, उसी तरीके से 1 वाट को डिफाइन करो। ठीक है, तो अब मैंने बताया था आपको हर जगह 1 लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट
ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे 1 जूल मैंने वर्क डन के लिए भी 1 जूल कर दिया, एंड पर सेकेंड टाइम को भी 1 सेकेंड मतलब 1 होता है ना, तो टाइम को भी 1 सेकेंड कर दिया, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। राइट गाइज, तो मैं आपको ये सब ट्रिक्स जो है वो पहले के वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको बस यहाँ पे उसको अप्लाई करना है। राइट चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक्चुअली मेरे नोट्स में ना आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। नोट्स जितना शॉर्ट हो उतना बेनिफिशियल होता है गाइज। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैम बहुत कम लिखी हुई हैं, ऐसे तो बाहर भी एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर मैं आपको ज़्यादा नोट्स दे दूँ और आपको बोलूँ कि बच्चे इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्वियसली आएंगे ना, क्योंकि मैंने छोड़ा ही उसमें कहाँ कुछ भी है, सब कुछ तो इंक्लूड कर दिया है, तो ऑब्वियसली आएंगे, है ना। तो उससे बढ़िया क्या बुक पढ़ लो। बट यहाँ पे तो आपको बुक पढ़ना नहीं है ना, एग्जाम टाइम में तो आपको बुक पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं। इस वजह से नोट्स जितना छोटा हो उतना ही बढ़िया होता है, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो इस वजह से मेरे नोट्स आपको जितने भी मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में होते हैं, ताकि आप एक बारी देखो 5 मिनट में ऊपर से लेकर नीचे तक आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। एंड हाँ, उससे ज़्यादा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वैसे भी आप लोग 10th क्लास में हो, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप 10th के लेवल पे ही स्टडी करो, क्योंकि आप जब 11th में जाओगे तो 11th के लिए अलग सिलेबस है, आप वहाँ पे स्टडी करना। 12th में जाओगे वहाँ का अलग सिलेबस है, वहाँ पे स्टडी करना 12th की चीज़ें। राइट गाइज, चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देखो, कुछ फॉर्मूलाज हैं पावर को कैलकुलेट करने के। तो पहले फॉर्मूलाज तो हमने पहले ही देख रखा है, P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। राइट चलो, अभी इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग को यहाँ पर रिवाइज करना है, जो कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q हम लोग याद कर चुके थे, ठीक है। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T हम लोगों ने देखा ही था। तो क्या हम यहाँ पे W की वैल्यू निकाल सकते हैं? W की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको I इंटू T मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड फाइनली इस Q को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे, इस पूरे Q की वैल्यू को इस वाले Q में पुट कर दे, तो हमारा ये जो W है वो बन जाएगा V इंटू I इंटू T। राइट, बस इसी W के वैल्यू को मेरे को यहाँ पे पुट करना है, इस वाले W में पुट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। बस आपको दिमाग अप्लाई करना है कि मैं किसकी वैल्यू को कहाँ पे पुट करके फॉर्मूला बना सकती हूँ। राइट, यहाँ पे कुछ भी आपको नया चीज़ पढ़ने नहीं मिलेगा। तो चलो, इस W के बदले में V इंटू I इंटू T मैं लिख सकती हूँ, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, P इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, एंड ये वाला T तो था ही, तो ये वाला T हो गया, ठीक है। एंड ये T से T कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली वोल्टेज दिया हुआ है, डायरेक्टली करंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। राइट गाइज, अभी आपको ना ये सब के सारे के सारे डेरिवेशंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में आपको सीधे कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, बट हाँ थोड़ी सी वो एक्साइटमेंट होती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस वजह से मैं आपको उस एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए यहाँ पे ये बता रही हूँ, ठीक है। बट आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है इन सारे फॉर्मूलाज पे, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, क्या मैं इस V को रिप्लेस कर सकती हूँ ओम्स लॉ से, डैट इज V इक्वल्स टू आई आर। तो जब भी मैं रिप्लेस करूँगी तो ये वाला जो पावर है वो बन जाएगा I इंटू आर, और ये वाला I तो रहेगा ही, है ना, तो ये I स्क्वायर R बन जाएगा। तो मेरे को बस इतना ही चाहिए, डैट इज पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। एंड अगेन इस वाले I को भी तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ना, इस वाले I को मैं रिप्लेस करूँगी V अपॉन R से, है ना, ओम्स लॉ, ओके। तो फिर इसको रिप्लेस करो यहाँ पे, तो ये V तो रहेगा ही अपने प्लेस पे, एंड I की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, V अपॉन R पुट कर दिया, तो ये V स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज ना आपको डायरेक्ट यूज़ होंगे कैलकुलेट करने में। देखो गाइज, आज से पहले के एपिसोड्स तक मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूलाज याद नहीं रखने हैं, डेफिनेशन याद रखना है, बट आज मैं आपको बोल रही हूँ कि पावर की ये 4 फॉर्मूला हैं, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दिया है, इस चारों को आप याद, चारों में से पहला तो सिंपल सा है, वो तो डेफिनेशन से आया है, डैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ओके। तो उसको तो आपको याद रखना नहीं है। बाकी के जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो भी बहुत सिंपल हैं ये तीनों, ठीक है। तो इसको बस दिमाग में आप रखो, कि डेरिवेशंस के पीछे भागोगे ना तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एग्जाम में टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये तीनों दिमाग में रखने हैं। राइट गाइज, चलो अभी यहाँ पे देखो नोट।
अच्छा ये बताओ, बल्ब हो या फ़ैन हो या फ्रिज हो, वहाँ पे आपने वाट पढ़ा होगा, है ना। कोई भी बल्ब है वो 8 वाट का है, 10 वाट का है, 2 वाट का है ना। नाइट बल्ब 1.5 या 2 वाट का होता है, स्टडी बल्ब 20 वाट का होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपसे किसी ने कहा कि एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है, इसका मतलब क्या हुआ। तो बहुत ईजी सा इसका मतलब हुआ, इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड जलाओगे ना इस बल्ब को तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, बस इतना सा ही मतलब होता है उस वाट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्यूबलाइट जलाते हो तो ट्यूबलाइट कितने वाट का होता है, लगभग 40 वाट का होता है। ओके, अच्छा ये कितने वोल्टेज पर चलता है, तो 220 वोल्टेज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 220 वोल्टेज ही हम लोग देते हैं, बैटरी प्रोवाइड कराता है, तो ये 220 वोल्टेज पे 40 वाट का ट्यूबलाइट होता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 0.18 एम्पियर कंज्यूम करता है, ठीक है। लाइकवाइज फैन 100 वाट के आसपास का होता है। मेरा तो वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बैटरी 220 वोल्ट की होती है हमारे घरों में, तो ये उसी के हिसाब से यहाँ पे जो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, देखो सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन का है 3000 वाट। ओके, तो ये 13.6 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है। ओके, चलिए अभी हमारे घर में मीटर लगा होता है, ठीक है, और मीटर से हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा जो मंथली बिल है बिजली का वो कितना आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये होता है किलोवाट आवर में, वहाँ पे लिखा भी होता है, मीटर में आप जाकर के चेक करना आज घर पे, वहाँ लिखा होता है किलोवाट आवर, या फिर आपका जो बिजली का बिल आता है ना वहाँ पे भी लिखा होता है इतना किलोवाट आवर कंज्यूम्ड, राइट गाइज। चलो अभी 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है वो देखो। तो 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power of 1 kilowatt used for 1 hour। यानी कि कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिसका की पावर 1 किलोवाट है, उसको आप अगर 1 घंटे तक जलाओगे तो आपका जो यूनिट है ना वो 1 किलोवाट आवर शो करेगा, ठीक है ना। और अपने पापा से जाकर के आज पूछना कि हमारा जो बिजली का बिल आता है वो 1 किलोवाट आवर का कितना रुपया कैलकुलेट करता है। ओके, अच्छा इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट का इतना रुपया, आसपास अराउंड 5 या 6 रुपीज़ के आसपास है, मेरे को अच्छे से पता नहीं है, आप जाके घर पे पता करना। ओके, कि 1 यूनिट का कितना बिजली बिल आता है मेरे को। एंड आप पापा से ये भी पूछना कि आपके घर में कितने यूनिट जो हैं पर मंथ बिजली के बिल कैलकुलेट होते हैं, उस हिसाब से ना आप अपने घर के बिजली के बिल को खुद ही कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। इसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं क्योंकि हर कोई तो किलोवाट आवर नहीं बोल पाएगा ना बेटा, इस वजह से बहुत सारे लोग इसको 1 यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट आवर की बात करें ना तो कितना एनर्जी हुआ, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप एक्चुअली अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो अगर कोई एक एप्लियंस है जो कि 1 किलोवाट का है, उसको 1 घंटे जलाओगे तो आपका 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा। तो आप खुद देख लो ना, इसमें 40 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 3000 वाट है ना। तो आप बताओ किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होगा बेटा, 10⁻³ वाट होगा, है ना, 1000 वाट होगा। तो चलो यहाँ पे 3000 वाट है, यानी कि ये कितना हो गया, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 3 किलोवाट हो गया ना, यानी कि वॉशिंग मशीन तो अच्छा खासा यूनिट ले लेगा बिजली का, है ना। उसी तरीके से फ्रिज तो बहुत कम लेगा, 150 वाट ही है, ठीक है ना। तो आपके घर में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, एप्लियंसेस हैं, उस हिसाब से आप कम से कम अप्रॉक्सीमेट तो कर ही सकते हो कि मेरे को कौन सा एप्लियंस कितने टाइम तक के लिए जलाना चाहिए, फ़ैन को क्यों ऑफ़ रखना चाहिए। पापा बोलते हैं ना फ़ैन को ऑफ़ रखो, मोटर को ज़्यादा नहीं यूज़ करो। ओके, तो वो क्यों बोलते हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा, राइट गाइज़। यहाँ पे हमारा पावर टॉपिक ख़त्म होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो अभी तक हमारे यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, कोई भी एप्लियंस नहीं बना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, एनर्जी प्रोवाइड कराए, ठीक है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट शो ना करे। ऐसा कोई भी एप्लियंस नहीं बना है। ओके, हाँ ये हो सकता है कि हीटिंग इफेक्ट बहुत मिनिमम शो कर रहा है या मैक्सिमम शो कर रहा है, बट शो ही नहीं कर रहा ना, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल साहब ने ये लॉ दिया था कि कोई भी एप्लायंस अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी ही, हीट बाहर रिलीज होगा ही, ठीक है। अब बहुत बढ़िया से बढ़िया मोबाइल खरीदोगे तो ये हो सकता है कि वो बहुत कम हीटिंग इफेक्ट शो करे, बट करती तो है। और ख़राब मोबाइल खरीदोगे तो वो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, है ना। फ़ैन चलते चलते गर्म हो जाता है, आपको पता है, बल्ब भी तो गर्म हो जाता है, हमारा टेलीविज़न भी तो गर्म हो जाता है, फ्रिज भी गर्म हो जाता है ना। तो इसलिए गर्म होता है ना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट शो करता है, हीट रिलीज होता है उसमें से, ठीक है। चलिए, अभी हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जूल साहब ने चूँकि दिया था, इस वजह से बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप 12th में जाओगे ना तो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। तो ये हीट निकलता है I² इंटू R इंटू T, यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसी हिसाब से उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उस एप्लायंस का उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा, जितने टाइम के लिए उस एप्लायंस को आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा। समझ में आ रही है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं बेटा, समझ में आ रही है ना बातें। चलो, अभी ये आया कहाँ से वो देखो, तो वही पुराने वाले फॉर्मूला से। देखो यहाँ पे V = W/Q से, एंड I = Q/T से, एंड V = IR से, ठीक है। अब आया कैसे वो देखो, यहाँ पे मैं W = Q × V लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से W उठाया तो यहाँ से V × Q लिखा, ठीक है, एंड यहाँ से Q उठाया तो Q को मैंने I × T लिखा, ठीक है। चलो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे Q के बदले में मैंने पुट कर दिया I × T ये वाला, एंड V के बदले में मैंने पुट कर दिया IR ये वाला, ठीक है, एंड इस दोनों को पुट कर दिया यहाँ पे, तो W = I × T, ठीक है, एंड V = I × R, इसको मैंने कलेक्टिवली I² RT लिख दिया, ठीक है। तो यही हमारा बन गया। अब चूंकि वर्क डन होगा तो हीट तो रिलीज होगा ही, मैंने कहा ना ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, ठीक है। तो यानी कि हीट इज इक्वल्स टू I² × R × T, राइट गाइज। अभी मैं आपको ये बता दूं ना कि ये वाला जो मैंने डेरिवेशन कराया है बहुत शॉर्ट डेरिवेशन है, बहुत सारे लोग इसके लॉन्ग डेरिवेशंस भी कराते हैं, बट चूंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, 1-2 बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसको एक बार याद रखोगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि चूंकि 2 मार्क्स के लिए ही है तो आप इतना लिख दोगे तो वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ओके। इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा इलोंगेट नहीं करा है, राइट गाइज। चलो फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस क्या हैं हीटिंग इफेक्ट के। अभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई भी एप्लायंस हम लोग बना ही नहीं सकते हैं जो कि करंट तो कंज्यूम करे लेकिन हम लोगों को हीट ना रिलीज़ करे। और आपको मैं बता दूँ, हीट रिलीज़ होता है ना तो बहुत ज़्यादा बैटरी जो है वो ड्रेन आउट होती है, ओके। जितना ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा आपका बैटरी जो है वो ड्रेन आउट होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसको सोचा साइंटिस्ट ने कि इसको किसी तरीके से हम लोग अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उसमें उसको यूज़ कर लिया है ना, जैसे आयरन में, गीज़र में, या फिर रूम हीटर में, ये सारे के सारे हीटिंग एलिमेंट्स ही तो हैं। मैंने इसके बारे में आपको रेसिस्टेंस वाले ओम्स लॉ वाले चैप्टर में भी बात करी थी, ओके। तो देखो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहला इसका यूज़ है यूज इन हीटिंग एप्लियंसेस। देखो मैंने अभी जस्ट कहा और ये दिख भी गया, विद निक्रोम वायर। आपको मैंने बताया था निक्रोम वायर बहुत कम ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। एंड इसमें जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करंट हम लोग पास कराते हैं तो ये क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है, हीट बहुत ज़्यादा शो करने लग जाता है, इसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ओके। हीटिंग एप्लायंसेस में जैसे कि गीज़र हो गया, हमारा हीटर हो गया, ओके। उसी तरीके से बल्ब में जो फिलामेंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैंने आपको बता रखा है ये सब कुछ, ठीक है। इसमें टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो सब हीटिंग इफेक्ट पे ही तो बेस्ड है ना। देखो जो चीज़ें हमारे लिए बुरी थी, क्योंकि हीट तो रिलीज नहीं होना चाहिए था, बैटरी ड्रेन हो रहा था इसकी वजह से, तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं था, हार्मफुल था। बट हमने सोचा कि इसको हटा तो सकते नहीं है, तो इसको कुछ ऐसा करो कि इसको हम लोग यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अलॉयज़ बनाए, ओके। ये निक्रोम, ये टंगस्टन, क्या अलॉयज़ तो हैं, और इन लोगों ने ये अलॉयज़ बनाया ताकि इसका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाए। तो आपको पता है जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट कंज्यूम करेगा, एंड जितना ही करंट कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट्स होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था H = I² RT, है ना। तो जितना ही ज़्यादा करंट वो कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, ओके। तो इसी चीज़ को उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया एंड उसको यूज़ कर लिया एप्लायंसेस में। तो देखो आप भी इसे सीख सकते हो अपने लाइफ में। जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ से रिमूव आउट नहीं कर सकते हो, तो उसको कुछ ऐसा करो ना कि वो आपके लाइफ में यूज़फुल बन जाए, ठीक है।
ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते ही हो, तो आज घर पे जाना, पापा से पूछना कि पापा 1 यूनिट बिजली का बिल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है, गवर्नमेंट ने कितना फिक्स करा है। आप अपने घर में मीटर चेक करो, ओके, वहाँ पे देखो कि कितने टाइम में 1 यूनिट आपका कंज्यूम हो रहा है, आप कितने अप्लायंसेस यूज़ करते हो, आपके घर में जितने अप्लायंसेस हैं उसके कितने पावर्स हैं, ओके, एंड कितना होना चाहिए, आपको घर में बिजली बिल कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप कैलकुलेशंस करना घर पे जाके, राइट गाइज। चलो फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है आज, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, ओके। तो हम लोग अगले वाले एपिसोड में मैं जब भी लेके आऊँ, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लग जाता है बेटा मेरे को, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मेरे को करने के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक चैप्टर कम से कम मैं कंप्लीट करूँ। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है इसके बाद मैं लेके आऊँगी, एंड उसको जो है मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैं लाऊंगी, ओके। तो आपको जो भी डाउट होंगे वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट गाइज। एंड इसके बाद आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायो में, जो भी आपको पढ़ना है आप मेरे को या फिर इंग्लिश में भी, ओके। मैं सोच रही थी इंग्लिश का भी वीडियो मैं लेके आऊँ चैप्टर्स के, तो आप मेरे को बताना कि आपको कौन से वीडियोज़ चाहिए, राइट। चलो फिर मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।